वालेकुम सर, आपने सिंध बार काउंसिल ने और आप सब ने जो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। दरख्वास्त बुनियादी तौर पर क्या है, किस मकसद के लिए दायर की है और अभी क्यों ख्याल है आप लोगों को? हाँ देखें, सबसे पहली बात यह है कि हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक आइनी दरख्वास्त दाखिल की है और सिंध बार काउंसिल उसमें पार्टी है, पटिशनर है हमारे वाइस चेयरमैन साहब जनाब अज़हर हुसैन अब्बासी साहब, जनाब नईम कुरैशी साहब जो चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी हैं, और मैं ख़ुद मेंबर जुडिशल कमीशन के तौर पे उसमें पार्टी हूँ। और हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने पिटीशन में बड़े वाज़ेह अंदाज में इस इन कुछ कवानीन को चैलेंज किया है, जिसमें सबसे ज़्यादा, जिसको हम ब्लैक लॉ समझते हैं, सिविलियन ट्रायल जो मिलिट्री कोर्ट्स में होने जा रहा है और जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पिटीशंस हैं, हमने उसको चैलेंज किया है। हमने इसके अलावा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अमेंडमेंट 2023 को चैलेंज किया है और इसके अलावा आर्मी एक्ट 2023 की जो अमेंडमेंट्स हैं उनको चैलेंज किया है। तो ये 3 कवानीन हैं जो चैलेंज किए गए हैं और बेसिकली इन तमाम का नेक्सस जो बनता है, जो तमाम की रूट है, वो ये है कि सिविलियंस को ट्राई किया जा सकता है आर्मी कोर्ट में, मिलिट्री कोर्ट में कि नहीं। हमारा एक पहले दिन से लीगल फ्रेटर्निटी का एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है और उसको मुख्तलिफ़ अदलिया की नज़ीरों के तहत जो प्रेसिडेंट्स हैं वो भी सपोर्ट करती हैं कि मिलिट्री ट्रायल सिविलियंस का नहीं हो सकता। पाकिस्तान का आइन इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। चुनाचे ऐसा कोई भी अमल जो किया जा रहा है, अगर उसको करने की कोशिश की जाएगी तो मैं समझता हूँ कि ये आइन की सरासर खिलाफ वर्जी है। हमारे यहाँ आइन में वाज़ेह तौर पर प्रोविजंस मौजूद हैं, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है। आर्टिकल 4 है, आर्टिकल 9 है राइट टू लाइफ, आर्टिकल 10A है राइट टू फेयर ट्रायल, आर्टिकल 18 है, आर्टिकल 25 है। तो ये तमाम प्रोविजंस जो हैं, और इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट ये है आर्टिकल 175 जिसके तहत हाई कोर्ट्स की कॉन्स्टिट्यूशन होती है और वो तमाम चीज़ें एक पैरेलल कोर्ट सिस्टम परमिट ही नहीं करता अनलेस, बल्कि ये कहा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत भी जब ये चीज़ अटैम्प्ट की गई थी 2015 में, जिसके बड़े संगीन नताइज बरामद हुए, मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल तो कतन बेहतर नहीं हुई, हम मज़ीद ख़राब हालात का शिकार हुए। लेकिन उस वक्त की पार्लियामेंट ने एक सिया लॉ पास किया जिसको उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने 11-6 की मेजॉरिटी से 6 जजेस ने इसके ख़िलाफ़ अपना व्यू दिया था और पिटीशन डिसमिस की थी, हमारी पिटीशन अलाउ की थी इस बुनियाद पे कि ये अमेंडमेंट जो होने जा रही है, जो की गई है पार्लियामेंट से, ये अमेंडमेंट भी नहीं हो सकती और ये जो है, ये कानून जो है, ये कानून आइन की बुनियादी शिकों के ख़िलाफ़ है मिलिट्री ट्रायल का सिविलियंस के लिए। तो आज भी हमारा मौक़िफ़ ये है कि किसी किस्म की जो ट्रायल्स की कोशिश की जा रही है सिविलियंस की, वो ट्रायल किसी भी तौर पे परमिसिबल नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, हमारे आइन के तहत, आइन में बेइंतहा जगहों पे, बहुत सारी जगहों पे ये बात बड़े वाज़ेह अंदाज में कही गई है कि किसी भी किस्म का ऐसा कानून जो कि बुनियादी हुकूक के ख़िलाफ़ हो वो इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। आप देखें, उसमें कोई ड्यू प्रोसेस नहीं है मिलिट्री ट्रायल में, किसी किस्म का कोई कवानीन की और कॉन्स्टिट्यूशन की और कोई प्रेसिडेंट्स कोड की फॉलो नहीं की जाती। हम कैसे इस कानून को मान लें? इस कानून सिया कानून के तहत कई 100 लोगों को फांसी दे दी गई, उस वक्त पार्लियामेंट भी इसका हिस्सा बनी और आज फिर एक आज जाते जाते पार्लियामेंट ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर मिलिट्री एक्ट 2023 के थ्रू एक अमेंडमेंट लेकर आए। ये तमाम चीज़ें सिंध बार काउंसिल ने चैलेंज की हैं। हमारे वाइस चेयरमैन साहब, हमारे चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी साहब सब इसमें पार्टी हैं और इंशाअल्लाह ताला इन नियर फ्यूचर ये लगेगी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने। हैदर, आपने बहुत ये तफसील से बताया कि इसके क्या आइनी मुज़मरात हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं। लोग आइन का सुनकर आवाम को समझ नहीं आता कि उनकी ज़िंदगी से, आइन से उनकी ज़िंदगी बेहतर कैसे होगी। इस वक्त पाकिस्तान के अवाम का जीना अजीरन हुआ है महंगाई से। ये जो अल्फाज आप इस्तेमाल करते हैं कि अदलिया की आज़ादी, कानून की हुक्मरानी, बुनियादी हकूक़, इनसे मईशत या उनकी ज़िंदगी में कैसे बेहतरी आएगी जिनको आप ये चैलेंज कर रहे हैं? देखें, एक बात बड़ी वाज़ेह है
हमारे यहाँ जो हमारी बार काउंसिल्स का, बार एसोसिएशंस का शुरू दिन से मौक़िफ़ रहा है वो यही रहा है कि आइन को हमेशा पामाल किया गया। खुसूसन आप ये देखें 73 के आइन के साथ भी क्या जनरल ज़िया ने किया, क्या मुशर्रफ ने किया, और उसमें टूल के तौर पर जो इस्तेमाल किया गया हमारी सुप्रीम कोर्ट्स को और हमारी कोर्ट्स को इस्तेमाल किया गया। देखें आज अवाम जो माशी सूरत हाल फेस कर रही है उसकी ज़िम्मेदार भी हमारी जो डिक्टेटरशिप्स हमारे यहाँ मुख्तलिफ अदवार में है उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट भी है। पहले डिक्टेटर्स टेक ओवर करते थे, अब उन्होंने अपना एक सहारा बना लिया सुप्रीम कोर्ट्स को। सुप्रीम कोर्ट इस वक्त तक 3 वज़ीर आज़म 2 वज़ीर आज़म हमारे फारिग कर चुकी है। तो आपके मुल्क में कैसे माशी इस्तेकाम आएगा? आप किसी को किसी इशू पे बाहर कर देते हैं, पनामा गेट पे कर देते हैं फारिग, और आपके पास कोई जवाज़ नहीं होता। आप बाद में पता चलता है आप किसी की डिक्टेशन पे जाके ये ऑर्डर पास कर रहे हैं। पहले आप एक मुंतखब वज़ीर आज़म को 2014 में फारिग कर देते हैं, एक मुंतखब वज़ीर आज़म को 79 में आप हैंग कर देते हैं। बाद में आप कहते हैं कि जी उसके लिए एक रेफरेंस सदर का आता है, वो सुनने को आप तैयार नहीं होते, बाकी इधर उधर के रेफरेंसेस आप सुनने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो रोल है ये भी मुतय्यन होना चाहिए। हमारी जो जुडिशरी है आया वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं है? आज जो अवाम फेस कर रहे हैं इसमें सिर्फ मुख्तलिफ अदवार के डिक्टेटर्स का रोल नहीं है, इसमें हमारी जुडिशरी ने बड़ा भरपूर पार्टिसिपेट किया है। मौलवी तमीज़ुद्दीन केस से लेकर आपका जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस तक, बेनज़ीर भुट्टो केस तक, आपका नवाज शरीफ केस हो, आपका अभी रिसेंट जो प्रेसिडेंट्स आई हैं 2018 में जो साकिब निसार ने हाल किया, सब आपके सामने। अदालतों की आज़ादी से बैरूनी सरमायाकारी पे कोई फ़र्क पड़ता है? इसका कोई ताल्लुक है? बिल्कुल पड़ता है। जब आपके मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम नहीं होगा, कोई बैरूनी सरमायाकारी नहीं आएगी। वाज़े तौर पे हमें नज़र आता है कि हमारा मुल्क एक अदम इस्तेकाम का शिकार है। आप किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री का हिस्सा है, दुनिया का हिस्सा है। अब हम थर्ड वर्ल्ड में जाके अगर देखते हैं तो आप ये देखें किसी मुल्क में भी आप चले जाएं, वहाँ एक स्टेबिलिटी इस तरह से आ रही है कि वहाँ जमहूरियत को पनपने का मौका दिया जाता है। ये नहीं होता कि एक जज साहब आए, उनको फला वज़ीर आज़म बुरा लगता है वो फारिग कर दें किसी डिक्टेटर के कहने पे, किसी जर्नल के कहने पे। तो ये जो सूरत हाल चल रही है, इस सूरत हाल ने इस मुल्क को इस नहज में लाके खड़ा कर दिया है। हमारी बड़ी उम्मीदें हैं आने वाले चीफ जस्टिस काजी फैज़ी साहब यही सर चीज थी कि उसी अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं, मेरा आज भी व्यू ये है कि अगर ये सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब एक फुल बेंच बनाते तो आज जो सुप्रीम कोर्ट का हाल हो रहा है वो नहीं होता। लेकिन वो अपनी जिद पे कायम रहे। उन्होंने एक 3 बेंच रुकनी बेंच जिसके थ्रू उन्होंने 70 के करीब सोमोटोज और आपके पॉलिटिकल केसेस सुने। पूरा पाकिस्तान ये बात जानता है। आज उनको जाने में सिर्फ 10 दिन रह गए, लेकिन वो अपनी जिद पे कायम है। उनको 5वां जज के अलावा 6ठा जज नजर नहीं आता। सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन उनकी अपनी कायम करदा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो 17 को ओथ ले रहे हैं, इंशाल्लाह हम एक नई और स्ट्रॉन्ग सुप्रीम कोर्ट देखेंगे जो अवाम के हुकूक पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी और अवाम के फंडामेंटल राइट्स पे ये जो आपके पिटिशन पेंडिंग है उनको डिटर्मिन करेगी। यही वजह है कि सिंध बार काउंसिल का आपने एक सवाल पूछा कि इतनी देर से जाने की क्या वजह है। हम उस वक्त लेके जा रहे हैं अपनी पिटिशन जब हमें उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिल सकेगा सुप्रीम कोर्ट से। सर बुकला तहरीक देख रहे हैं आप मुस्तकबिल में, क्योंकि लाहौर में कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो वो कह रहे हैं कि भी बुकला तहरीक का बाकायदा आगाज हो चुका है। तो क्या सिंध से भी बुकला अगर इंसाफ ना मिला? देखिए मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो तहरीकें हैं ये कभी ख़त्म ही नहीं हुई। आप अगर ये कहें कि 2009 में एक जिला मिली थी हमारी इस तहरीक को, हमारे यहाँ लोगों को एक शऊर आया था कि एक अदलिया भी है जिस अदलिया को हमेशा पपेट के तौर पे इस्तेमाल किया गया। उस अदलिया में जब इफ्तिखार चौधरी साहब की तहरीक चली तो उसके अंदर एक ये बात आई कि जी उनको पता चला कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए जो वकला ने कुर्बानियाँ दी थी, जो हालात हुए थे, उसके बाद लोगों की उम्मीदें बन गई थी। लेकिन हमारा हमेशा से मौक़िफ़ रहा है ना जुडिशरी कभी इंडिपेंडेंट हुई ना होने की उन्होंने कोशिश की, बल्कि उन्होंने जो इंडिपेंडेंट जजेस थे शौकत सिद्दीकी साहब जैसे, काजी फैज़ ईसा साहब जैसे, उनके खिलाफ बेबुनियाद रेफरेंसेस बनाए। उन जजेस ने जो जिनका शेवा था डिक्टेटर से डिक्टेशन लेने का।
अच्छा, तो आप ये समझते हैं कि ये आपकी जो पिटीशन है ये टेस्ट केस साबित होगी कादी फायदे का? मैं किसी चीज़ को टेस्ट केस की बात नहीं करता, लेकिन हमारी उम्मीद ज़रूर है कि अगर फुल बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा इस इम्पॉर्टेंट इशू पे, और पिछला जजमेंट मौजूद है 2015 का, जिसमें 15/6 से सुप्रीम कोर्ट ने एक सनसेट क्लॉज भी इसके अंदर दी गई थी कि जी इस अरसे के अंदर ये आर्मी कोर्ट ख़त्म हो जाएंगी। गो के सुप्रीम कोर्ट में वाज़े तौर पर पूरी पाकिस्तान की बार एसोसिएशन का मौक़िफ़ ये था कि पार्लियामेंट ने ये गलत लेजिस्लेशन की है, पार्लियामेंट आइन के खाके से बाहर नहीं निकल सकती। फुल बेंच की भी डिमांड करेंगे? हमारी फुल बेंच की डिमांड है, आज भी बिल्कुल हमारी आज भी है कि हम ये समझते हैं कि एक प्रॉपर बेंच कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए। वही बेंच एक इंडिपेंडेंट माइंड के साथ, एक इंडिपेंडेंट उसके साथ केस को प्रोसीड कर सकती है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम की जो आरा है उसकी हम कोशिश जरूर करेंगे। देखिए, हम कोशिश कर रहे होते हैं बार काउंसिल्स के प्लेटफॉर्म से, बार एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से। अगर इस कोशिश को सिर्फ इस बुनियाद पर खत्म कर दिया जाए कि आवाम को आज तक कुछ नहीं मिला, हमारा मुल्क मजीद अदम इस्तेकाम का शिकार हो रहा है, पॉलिटिकल हो, फाइनेंशियल हो, तो मैं समझता हूँ इस बुनियाद पे हम कुछ रुक नहीं सकते। हमारा सफर जारी रहेगा, आइन की बालादस्ती के लिए आखिर वक्त तक जारी रहेगा। चलिए सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। थैंक यू।